और ईरान को बोला कि बेटा ऐसा है, हम तो लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, तुम इसको रिवर्स इंजीनियर करो, यानी कि इसको खोलो, इसके पेंच, इसके पूरे पेंच खोलो, और पेंच खोलने के बाद तुम देखो कि बना कैसे है, इसके ऊपर रिसर्च करो और वैसा ही सिस्टम तुम बना के हमें दो, तुम भी रखो हमें भी दो। जिसको दुनिया कहती है, किसी भी सर्वे में देख लीजिए, जो कहते हैं कि वर्ल्ड का टॉप लीडर है अप्रूवल रेटिंग्स, वर्ल्ड का टॉप, जो बाइडेन पीछे, सब लोग पीछे, नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बुरा लगा, उनके दिल पे ठेस पहुंची, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना। 4 गोरे खड़े हो गए, तुम्हारा गला सूख गया। क्यों बेटा? ये तुम्हारा दोगलापन है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ये वेपन्स के साथ भारत का टाई अप होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इमरान खान के खिलाफ सब साजिश कर रहे हैं, अमेरिका साजिश कर रहा है इनके खिलाफ, भारत साजिश कर रहा है इनके खिलाफ, इजराइल इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, इनकी खुद की फौज का आर्मी चीफ इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। बिलावल भुट्टो 2 मिनट के लिए शाहरुख खान बन गए, हकलाने लगे किरण, इस टाइप का उन्होंने कर दिया मामला। गलती से भारत को दोस्त बोल दिया, फिर नेबर बोल दिया, फिर एम्बैरेस हो गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, खासतौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा दोस्तों, जो कल का वीडियो था जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं दुनिया भर की न्यूज कवर करना चाहता हूं क्योंकि आपकी तरफ से ऐसा कुछ फीडबैक आया है, तो कई लोगों ने प्रोत्साहन दिया और बोला कि हाँ, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप दुनिया भर की न्यूज कवर करिए, खासतौर से वो दुनिया भर की न्यूज जो भारत को लेके जो केंद्रित है, या फिर विच इज रेलिवेंट जियोपॉलिटिकली। तो यही हम काम शुरू करने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी बोला कि साहब फिर आप पाकिस्तान की न्यूज नहीं कवर करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। आई मेक इट अ बैलेंस्ड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, थोड़ा नमक भी हो, थोड़ी सी मिर्च भी हो, सब कुछ मिला के एक बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड डिश आपके लिए पेश करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, तो पहली खबर यह है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि रशिया एंड यूक्रेन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, साल भर से ऊपर हो गया लड़ते लड़ते भाई। इस फरवरी 24 को 1 साल हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का एक फैक्टर है जो कि हम लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि सिर्फ ईरान कुछ ड्रोन्स रशिया को बेच रहा है और रशिया वो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। अभी तक हमारी ये समझ थी, लेकिन पिछले 72 घंटों में एक नया फैसेट आया है। अमेरिका ने, यूरोप ने जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स दिए हैं, लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स जो दिए हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ, वो वेपन सिस्टम्स दोस्तों, अब जहां पे यूक्रेन वाले हार गए तो वो वेपन सिस्टम्स रशियंस के हाथ लग गए। अब रशियंस ने क्या करा कि वो पैक करके भेजे ईरान। ईरान क्यों भेजे? ईरान में ना, क्योंकि ईरान के ऊपर 1979 के बाद जब वो रेवोल्यूशन हुआ था, तब से ईरान के ऊपर अलग अलग किस्म के सैंक्शंस लगे हैं। और जिस मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं ना, उनमें आपने कहावत सुनी होगी ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपने सुना होगा। तो जिस मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा आप सैंक्शन लगा देते हैं तो वो अपनी तरीके से जीना सीख लेता है, वो अपने रास्ते निकाल लेता है, क्योंकि आपने उस मुल्क के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। जब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए तो उसने सफर करा, उसको परेशानी हुई, वहां के लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन फिर जो जिंदगी है वो अपना रास्ता निकाल लेती है। ईरान ने क्या करा है कि ईरान ने कम पैसों में बिल्कुल अपना हाथ तंग करके, पेट पे पत्थर बांध के, किसी तरीके से हथियारों में उन्होंने इनोवेशन करना शुरू करे। वरना रूस जैसा मुल्क जिसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ लोग कहते हैं ओवर डेवलप्ड है, वो ईरान जैसे छोटे मुल्क से ड्रोन मांगता। और क्या ईरान ऐसे ड्रोन बना पा सकता है जो रूस जैसे बड़े मुल्क के काम आए? लेकिन ऐसा हुआ है, ईरान ने बनाए हैं और वो रूस के काम आए हैं, रूस ने इस्तेमाल भी करे हैं। तो अब रूस क्या कर रहा है कि जैसे जेवलिन, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ठीक है? इसमें जो खासतौर से जेवलिन एंटी टैंक और स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, यह क्या हुआ कि जब लड़ाई हुई तो यूक्रेनियन फौजी वो मारा गया या फिर वो भाग गया, तो कुछ सामान पीछे छोड़ गया। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है यार, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट जो रूस के पास नहीं है, रशिया के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे जेवलिन के बारे में कहते हैं कि जैसे हम लोग वो यूज करते हैं ना, वो रॉकेट लॉन्चर 84 mm कार्ल गुस्टाव, तो 84 mm कार्ल गुस्टाव क्या सीधा जाता है, ऐसे सीधा जाता है, लाइन ऑफ साइट। आपने जैसे एम लिया, वो वायर गाइडेड नहीं होता, वो 80 GMs हमारी वायर गाइडेड है, लेकिन ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो तो हमारे पास काफी वायर गाइडेड है। लेकिन ये जो है, ये क्या होता है कि एक इसके अंदर इतना शेल होता है, वो आप ऐसे खोलते हैं, वो
लोड करते हैं, यू एम एंड यू फायर। अच्छा, ये सीधा जाता है जो 84 mm कार्ल गुस्ताव का जो शेल है ना, वो इंडियन आर्मी के पास भी वही है। तो क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब वो सीधा जाता है तो टैंक के कहीं साइड में लगेगा, वहां पे रिएक्टिव आर्मर होता है। तो कई एक्चुअली वो टैंक जिसका जो आर्मर है, जिसका जो कवच है वो बड़ा स्ट्रांग है, जिसमें रिएक्टिव आर्मर है। रिएक्टिव आर्मर क्या होता है कि जब ऐसे शेल आ रहा होता है टैंक पे लगने के लिए, तो टैंक के स्किन पे एक्सप्लोजिव लगा रहता है, बारूद लगा रहता है, जो बारूद बाहर की ओर फटता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो इनकमिंग मिसाइल होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो टैंक को मारना मुश्किल हो जाता है। नई नई चीजें दुनिया में आ गए, नहीं तो नहीं है, खैर काफी सालों से है, लेकिन ये रिएक्टिव आर्मर, अब जो भी लेटेस्ट टैंक्स हैं, मॉडर्न टैंक्स हैं, उनमें रिएक्टिव आर्मर होता है। तो अमेरिका ने जो जेवलिन मिसाइल है वो बनाई गई। जैसे ये टैंक है, ये टैंक आ रहा है, आपने जेवलिन मिसाइल यहां से फायर करी, ये जेवलिन मिसाइल ऐसे गई, ये जेवलिन मिसाइल ऊपर जाएगी पहले, ठीक है। और ये जो टैंक है, टैंक का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जहां पे वो कभी वो जो टैंक का ड्राइवर होता है अपना सर नहीं निकाल लेता है, टैंक का कमांडर, अपना कमांडर एक्चुअली जो अपना सर ऊपर निकाल लेता है, आपने देखा होगा उसका वो खुल जाता है, वो सा फ्लैप सा खुलता है और उसके अंदर से वो निकलता है वो, राइट। तो वो सॉफ्ट एरिया होता है, वहां पे इतना आर्मर नहीं होता, वहां पे रिएक्टिव आर्मर नहीं होता, रिएक्टिव आर्मर साइड्स में होता है टैंक के, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये जो जेवलिन मिसाइल है ऊपर जाती है और ऊपर 90 डिग्री टैंक के ऊपर गिरती है, जहां पे सबसे सॉफ्ट होता है टैंक का पार्ट, सबसे सॉफ्ट होता है वहां पे, वो उतना आर्मर्ड भी नहीं होता। तो वहां पे अंदर जाती है, पूरे टैंक के क्रू को मार देती है और टैंक के बिल्कुल परखच्चे उड़ा देती है। ऐसा रशिया के पास कुछ है नहीं। तो रशिया ने ये सब पकड़ा और चुपचाप भेजा ईरान को, और ईरान को बोला कि बेटा ऐसा है, हम तो लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ, तुम इसको रिवर्स इंजीनियर करो, यानी कि इसको खोलो, इसके पेंच, इसके पूरे पेंच खोलो, और पेंच खोलने के बाद तुम देखो कि बना कैसे है, इसके ऊपर रिसर्च करो और वैसा ही सिस्टम तुम बना के हमें दो, तुम भी रखो हमें भी दो। अच्छा, आपको याद होगा जब ओसामा बिन लादेन वाली रेड हुई थी ना एबटाबाद में, पाकिस्तान में, वो काकुल मिलिट्री एकेडमी, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल है, उसी के बिल्कुल कुछ 100 मीटर के बाद वो ओसामा बिन लादेन का, आपको याद होगा, बड़ी फेमस रेड हुई थी। वहां पे पाकिस्तानियों ने भी ये काम करा था। क्या करा था कि जैसे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ना, जिसमें नेवी सील टीम 6 गई थी, जहां पे वो हेलीकॉप्टर क्रैश करा तो कुछ तो उन्होंने उड़ा दिया अमेरिकन ने, फिर अमेरिकन वो रेड करके ओसामा को मार के भाग गए। इन भाइयों ने क्या करा कि उसके जो पुर्जे थे उनको पैक करा और चाइना को भेज दिया कि तुम इसको रिवर्स इंजीनियर कर दो। रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है, खासतौर से डिफेंस इक्विपमेंट में, ये बहुत तगड़ी चीज चल रही है। ये होना नहीं चाहिए, ये कई सारी चीजों का वायलेशन है दुनिया में, कई सारे जो अगर आप सिग्नेटरी हैं इन सब चीजों के, इसका वायलेशन है, लेकिन ये होता है, ये भी एक सच्चाई है। तो ये जो इक्विपमेंट है उनके, स्टिंगर मिसाइल्स वो हैं जिसने जब 79 और 89 के बीच में जो फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ था, जिसमें कि रूसी फौजें घुस गई थी अफगानिस्तान के अंदर और फिर मुजाहिदीन ने, तो ये अमेरिकन CIA ने तो दिया था ये स्टिंगर मिसाइल। अब तो खैर उस जमाने में थोड़ा सा प्रिमिटिव वर्जन था, अभी तो स्टिंगर का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है। वही स्टिंगर मिसाइल का जो एडवांस्ड वर्जन है वो रूस ने पकड़ लिया यूक्रेनियन से, क्योंकि अमेरिका ने फिर यूक्रेनियन को दिया था वो, राइट। अब उन्होंने पकड़ के ईरान को भेज दिया और ये 4-5 चीजें भेजी हैं कि जाओ इसके ऊपर तुम रिसर्च करो, एनालिसिस करो और हमें बना के दो रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ठीक है जी। अच्छा, BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसको बड़ी खुजली थी, जिसको बड़ी मिर्च लगी, बड़ी खाज थी, मोदी जी बुरे आदमी हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, बड़े चौड़े होकर BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आपको पता ही, हमने कवर भी करा था, राइट। BBC ने बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं आपको बताता हूं, ये ना बड़ी रेसिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है BBC। अगर आप सच्चे हो तो फिर आप सबको, आपने बोला ठीक है साहब, हमें मोदी जी उनका काम गलत लगा, हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, और इस बंदे का काम गलत लगा, हमने इसके खिलाफ भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन BBC ने ऐसा करा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं BBC का लेटेस्ट कांड क्या करा BBC ने। द BBC has decided not to broadcast an episode of Sir David Attenborough's flagship new series on British wildlife because fears its themes of destruction of nature would risk a backlash from Tory politicians and the right-wing press. The Guardian has been told. अब देखो आप, चक्कर देखो पूरा इसका। BBC को लगा कि हमारे जो टोरी पॉलिटिशियंस हैं या जो राइट विंग के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। सर डेविड एटनबरो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और उनका जो वॉइस है एक बड़ा यूनिक वॉइस है, उनकी जो एंकरिंग स्किल्स हैं, मतलब मैं तो फैन हूं। सर डेविड एटनबरो का एक उन्होंने नया एपिसोड बोल दिया कि हम आपको दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इंग्लैंड में ऑब्जेक्ट करेंगी।
दोगलापन देख रहे हैं, और वो किसके ऊपर? उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जानबूझ के झूठी कालिक पोतने के भी चक्कर में नहीं है। किस तरीके से हमारा नेचर, हमारा वातावरण खराब करा है कुछ लोगों ने इन द सेंस कि कुछ इंडस्ट्रीज ने खराब करा है, और जिनकी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वजह से खराब हुआ है, उसके ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और डर के मारे वो उन्होंने टेलीकास्ट नहीं करी। अब मैं बीबीसी वालों से एक सवाल पूछता हूं यार, एक ऐसा शख्स जिसको 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने चुना और अपना प्रधानमंत्री माना है, जिसको दुनिया कहती है, किसी भी सर्वे में देख लीजिए, जो कहते हैं कि वर्ल्ड का टॉप लीडर है अप्रूवल रेटिंग्स, वर्ल्ड का टॉप, जो बाइडेन पीछे, सब लोग पीछे, नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनके बारे में तो आपने कर दिया जो आपको करना था, और जब आपको मना करा तो आपने बड़े छाती पीटी, भैया फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब मर गई तुम्हारी फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब कहां गई तुम्हारी फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तो बताओ। चलो ठीक है, तुमने मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, डन, आपका हक था, आपने कर दिया, ठीक हो गया, आपका हक था, आपने कर दिया। अब क्या हुआ? अब क्यों मौत आ रही है तुम्हें बीबीसी वालों? मैं ये जानना चाहता हूं, तुम्हें अब क्यों मौत आ रही है? डर गए तुम? मैं आपको बताता हूं ये सब, और लोग कहेंगे कि ये सच है, ये बिल्कुल सच है, और मैं यहां पे कोई इसको रेशियल मामला नहीं बना रहा, पर ये रेशियल है इसलिए बताना आपको जरूरी है। जिसकी चमड़ी भूरी है और काली है, ठीक है, बीबीसी वाले समझते हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और जहां किसी गोरे ने इंग्लैंड में इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बीबीसी का गला सूख गया। बीबीसी ने बोला अरे बंद करो यार, इनको बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बुरा लगा, उनके दिल पे ठेस पहुंची, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? 4 गोरे खड़े हो गए, तुम्हारा गला सूख गया। क्यों बेटा? ये तुम्हारा दोगलापन है। यूर अ रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी, ठीक है? ये देखो, senior sources at BBC told The Guardian that the decision not to show the 6th episode was made to fend off potential critique. किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करा उनको, किसी ने मना नहीं करा दूसरे गोरों ने कि तुम गलत कर रहे हो। इनको लगा कि हो सकता है कि जो गोरे हैं वो कुछ गोरे पसंद ना करें इसको। This week the Telegraph newspaper attacked the BBC for creating the series and for taking funding from 2 charities previously criticized for their political lobbying, the WWF and RSPB. अच्छा भाई साहब, तो बीबीसी ने एक पॉलिटिकल लॉबिंग फर्म से पैसे पकड़े, एक पॉलिटिकल लॉबिंग फर्म से उन्होंने पैसे पकड़े ये बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री, और जब उनको लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई, they were caught with their hands on the cookie jar, they very quickly withdrew, they said कि ये तो हम दिखाएंगे ही नहीं। अब बीबीसी एक बात बताओ, ये तो टेलीग्राफ तुम्हारा ही अखबार है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर ये कहता है, ये देखो मैं आपको बताता हूं बीबीसी कहां एक्सपोज करना जरूरी है। दिस वीक द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर, जो कि एक अंग्रेज न्यूज़पेपर है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, वो कहता है कि बीबीसी ने फंडिंग ली 2 चैरिटीज से, एनजीओ टाइप का कह लीजिए, जो प्रीवियसली, जिनको पहले पॉलिटिकल लॉबिंग के लिए क्रिटिसाइज करा गया था कि पैसे लेके आप लॉबी करो कि वो अच्छा है, वो बिल पास कर दो, वो एक्ट लगा दो, वो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लॉबिंग करो, पैसा लेके जो दलाली करते हैं, उनसे इन्होंने पैसा पकड़ा। अब मैं बीबीसी से पूछता हूं, भैया मोदी जी के खिलाफ जो तुमने बनाया था वो किसने फंड करा था? भाई यही तो कह रहा है तुम्हारा अखबार कि जो तुमने वाइल्ड लाइफ के ऊपर सर एटनबरो की जो डॉक्यूमेंट्री तुमने दबा दी, जो तुमने रोकी, तुमने इसलिए दबा दी क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें, अंग्रेज गोरा तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा वहां पे, क्योंकि तुमने किसी से पैसे पकड़े थे उसको करने के लिए ना, तुमने पैसे पकड़े थे। मोदी जी के खिलाफ जो तुमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बेटा, उसके लिए किसने पैसे दिए थे तुम्हें, ये तो बता दो मैं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि तुम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पैसे लेते हो, और कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है भाई। कहीं ना, यू आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड मनी टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने कुछ बनाया है और तुम्हारे जर्नलिस्टिक एथिक्स है तो तुम उसको दिखाओ ना यार। या तो तुम सच बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो, ईदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और यू आर टेलिंग अ लाई। और अगर तुम सच हो तो तुम दिखाओ, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम माफी मांगो, और फिर तुम मोदी जी से माफी मत मांगो, तुम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से माफी मांगो कि तुमने ये भी झूठ या फ्रॉड दिखाया था, और सबके सामने ये बताओ कि ये जो मोदी जी के ऊपर तुमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसके पैसे किसने दिए, क्योंकि क्लियरली तुम्हारा ही न्यूज़पेपर कह रहा है, टेलीग्राफ जो है ब्रिटिश न्यूज़पेपर, ये कह रहा है कि बेटा तुमने पैसे पकड़े हैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक डील साइन करने लगे, ये लोग डील साइन करने वाले, जिसमें अग्रीमेंट हो गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया की,
और इनके एंटनी एल्बनीज जो इनके प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, बताया तो आईएनएस विक्रांत के ऊपर भी थे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरा कंडक्ट करा गया उनको। इन्होंने बोला है कि अगले 5 साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड है वो $100 अरब की सालाना ट्रेड होनी चाहिए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन सैटरडे एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट फॉर कंक्लूडिंग द नेगोशिएशंस ऑफ एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ existing free trade agreement by the end of this year with the aim to push the bilateral trade to USD 100 billion. ठीक है? The issue came up for discussion during the meeting of the Joint Ministerial Commission between the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and his Australian counterpart Don Farrell. तो डॉन फैरल साहब हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, कॉमर्स के एंड इंडस्ट्री के, और यहां से पीयूष गोयल साहब जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उनके बीच में पिछले साल दिसंबर 29 को, यानी कि 3-1 महीना पहले, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंप्लीमेंटेड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA एंड आर नाउ नेगोशिएटिंग टू एक्सपैंड इट्स स्कोप फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप देखिए ना, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे से चाहिए, राइट? मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी यही बताया था कि ये जो लेकर गए हैं ना प्राइम मिनिस्टर को, मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी चीजें नहीं होती, दिस इज नॉट ओनली ऑप्टिक्स। ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को आईएनएस विक्रांत पे लेकर गए हैं, आईएनएस विक्रांत पे लेकर गए और उनको पूरा दिखाया है, और फिर अगले दिन क्या खबर आती है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5 या 6 न्यूक्लियर सबमरीन खरीद रहा है अमेरिका से। ठीक है, यह भी हमने खबर कवर करी थी। अब यह खबर आ रही है कि ये अपना टाई अप कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं ये वेपन्स के साथ भारत का टाई अप होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, और इंडिया ने बोला पक्का होगा। ये आज नहीं तो 6 महीने बाद ये खबर सामने आएगी कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बात करी है कि हम आपके लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना देते हैं। हम तो बना ही रहे हैं अपने साथ, और यहां पे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 एक साथ लगा रखे हैं इन्होंने। तो कह रहे कि ठीक है, हम आपके लिए भी बना देते हैं। ये बात हुई होगी कहीं ना कहीं। देखो, ऑस्ट्रेलिया इसको माने ना माने, अग्री करे ना करे, डील हो ना हो, ये अलग बात है, लेकिन इंडिया ने पक्का पिच करा होगा। आई एम 100% सर्टन ऑफ दैट। दे हैव टेकन हिम अब्रॉड नॉट जस्ट टू गिव हिम रिस्पेक्ट, वो तो है ही बात, नॉट जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स, वो भी बात है, लेकिन एक और बात है कि वी कैन मेक एन एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर आवरसेल्व्स, वील मेक वन फॉर यू ऑल्सो, एंड वील मेक अ बिग वन फॉर यू। जैसे विक्रांत हमने बनाया था, एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम आपके लिए बनाएंगे। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया आके बनाना है, हम अपना मैन पावर भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाके आपके लिए एयरक्राफ्ट बनाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। वी कैन मेक इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू कैन मेक इट इन इंडिया, वी कैन मेक इट एनीवेयर। ये बात हुई होगी, ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी खबर है कि लॉकहीड मार्टिन जो F-16 बनाते हैं ना, ये सब लॉकहीड मार्टिन F-35, उनको टाटा ग्रुप ने एक MOU साइन करा है फॉर फाइटर विंग प्रोडक्शन। US aerospace major Lockheed Martin and Tata Group have reached an agreement to begin the implementation of fighter wing production at the company's joint venture Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited, Hyderabad में है ये। According to an official statement, the memorandum of understanding envisions the production of 29 fighter wing ship sets with an option of additional ship sets and deliveries commencing in 2025। अच्छा, ये जो है ना, उन्होंने F-21 ऑफर करा है, बेसिकली F-16 का एक एडवांस वर्जन F-21। आई डोंट थिंक इंडिया इज इंटरेस्टेड। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो विंग्स होते हैं ना, इसके फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग्स, आपको पता है ना, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बनती हैं। एक जगह एक फैक्ट्री में इट्स नॉट कि हर चीज बन जाए एक फैक्ट्री में, क्योंकि नो फैक्ट्री इज दैट बिग यार, और लाखों पुर्जे होते हैं, लाखों पुर्जे होते हैं। कोई भी आप एक कार ले लो यार, फाइटर जेट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एक छोटी सी कार ले लो, उसमें बड़े पुर्जे होते हैं यार। तो दोस्तों, पूरा विंग का प्रोडक्शन है, बहुत बड़ी बात है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन, मुझे याद है बहुत पहले की बात है, आई थिंक इट इज 2005, 2006, 2006 में विप्रो टेक्नोलॉजीज में काम करता था, और प्रोजेक्ट्स टीम और हमने मिलके एक 4th फ्लोर में, GDC बोलते थे हम लोग, गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर, गुड़गांव डेवलपमेंट सेंटर, दिस इज एन उद्योग विहार, और एक प्लैटिनम रेटेड बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो आई यूज्ड टू बी इन दैट बिल्डिंग एट वन पॉइंट इन टाइम, बहुत पहले की बात है, जब मैं विप्रो टेक्नोलॉजीज के लिए काम करता था। वहां पे 4th फ्लोर पे मुझे याद है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे अभी थोड़ी सी, क्योंकि काफी टाइम हो गया, आई थिंक 4th या 5th फ्लोर, वन ऑफ दीज फ्लोर्स, लॉकहीड मार्टिन का उस जमाने में एक सेंटर बना था, लॉकहीड मार्टिन का काफी बड़ा सा सेंटर, और उसमें सिमुलेटर्स भी लगे थे। और मैं सिमुलेटर पे बैठा था, और मैंने
कुछ मिनट के लिए F-16 उस सिमुलेटर पे उड़ाने की कोशिश करी। ठीक से नहीं उड़ा पाया, लेकिन मैं उस सिमुलेटर पे बैठा हूं क्योंकि वो उस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे 2 सिमुलेटर्स रखे थे, मुझे याद है। सो फाइनली इट्स गुड दैट दे हैव साइंड अ डील with Tatas and they are doing this wing production in India। इससे क्या होता है ना कि और जॉब्स बनेंगे, लोगों की इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा। आज विंग बना रहे हैं, टुमारो they'll say that we'll make the tail segment, फिर बोलेंगे we'll make the cockpit। मिसाइल्स ऑलरेडी इंडिया में बन रही हैं और धीरे धीरे करके ऐसा पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बनेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये बहुत अच्छी शुरुआत है टाटा और लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी कंपनीज में से एक उसका नाम आता है, लॉकहीड मार्टिन का। अच्छा जी, जिन लोगों को बुरा लग रहा था कि पाकिस्तान की बात नहीं हुई, तो पाकिस्तान पे आ जाते हैं। ज्यादा नहीं करेंगे पाकिस्तान 2-3 न्यूज पढ़ के खत्म कर देंगे। पाकिस्तान मोस्ट पावरफुल फिगर कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। फिर से इसको हिचकियां आने लगे इमरान खान को। इमरान खान को ऐसी हिचकियां आ रही हैं, भाई साहब इमरान खान कह रहा है कि जो सबसे पावरफुल आदमी है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? कौन हो सकता है? आर्मी चीफ, जाहिर सी बात है। Nobody says that Pakistan's president is the most powerful, Pakistan's prime minister is the most powerful, or the defense minister। सब लोग ये कहते हैं the most powerful Pakistani is the Pakistani army chief। और जनरल मुनीर जो हैं, उनके खिलाफ अब ये कह रहे हैं कि साहब ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान के खिलाफ सब साजिश कर रहे हैं। अमेरिका साजिश कर रहा है इनके खिलाफ, भारत साजिश कर रहा है इनके खिलाफ, इजराइल इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, इनकी खुद की फौज का आर्मी चीफ इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, इनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, पुराना जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा है वो इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, आसिफ अली जरदारी जो पहले इनका प्रेसिडेंट रह चुका है वो इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, जो क्या नाम कहते हैं, जो पुराना स्पीकर था, राइट, करंट स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, वो इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, राना सनाउल्लाह जो उनका डिफेंस जो उनका होम मिनिस्टर है, माफ कीजिएगा, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, वो इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, आईएसआई इनके खिलाफ साजिश, पता नहीं इनके खिलाफ कौन कौन साजिश कर रहा है, आई डोंट नो। ये पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, यार तुम्हारे मुल्क में और कोई काम होता है भी नहीं होता, इसलिए तुम कहते हो हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, तुम कहते हो यार हमारा ये बंद हो गया, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, हम कपड़ा बनाते थे वो बंद हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो लेबर है, तुम्हारा जो वर्कर है, वो काम तो करता ही नहीं, पूरे दिन बैठ के आओ चलो फैक्ट्री के खिलाफ साजिश करते हैं। तुम्हारा पूरा मुल्क सिर्फ साजिशें कर रहा है एक दूसरे के खिलाफ। इमरान खान ये तो कह रहा है कि सब साजिश कर रहे हैं, अब उसने इस वाले आर्मी चीफ को घसीट लिया। द मोस्ट पावरफुल कौन है? मोस्ट पावरफुल, अच्छा इसने कभी आर्मी चीफ का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, डरपोक आदमी है, खुल के कहता ना आर्मी चीफ कर रहा है, द मोस्ट पावरफुल, इसने कह भी दिया और नहीं भी दिया, ठीक है। ये चूरन बेच रहा है इमरान खान। अब देखिए, मिफ्ता इस्माइल जो पुराना इनका फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने बोला है नीदर इमरान नॉर नवाज कैन इंप्रूव थिंग्स, पाकिस्तान नीड्स सिस्टमिक चेंजेस। ठीक है जी, पाकिस्तान नीड्स सिस्टमिक चेंजेस। अब मैं आपको बताता हूं कि मिफ्ता इस्माइल ने जो बात कही है ना, यही बात मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं, कई दिनों से। किसी के पास रोड मैप नहीं है, किसी के पास, ये इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, जो ऐसी सड़कों पर नाचते हैं पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह ना, बाल ऐसे फैला फैला के, राइट, जैसे जो कहते नहीं है गांव में कहते हैं देवी आ गई। यार ये इमरान खान के पास कोई प्लान थोड़ा ना है, मैंने इसी शो पे आपको कई बार बोल चुका हूं, इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है इमरान खान के पास। इमरान खान के हाथ की लिखी कोई डॉक्यूमेंट हो, या इमरान खान के एडवाइजर ने कोई डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पर डाली हो कि यार ये हमारा रोड मैप है, कुछ उसने शेयर करा है? डेली इंटरव्यू देता है, डेली का वो बंदा, मुझे लगता है कैमरा लेके सोता है वो, डेली इंटरव्यू देता है, डेली तकरीरें करता है, डेली ये वही चीज, वही घिसी पुरानी साजिश हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, बस यही करता है वो। क्या उसने एज अ स्टेट्समैन बनने की कोशिश करी? कभी ये बोला कि ये मेरा रोड मैप है? यही मिफ्ता इस्माइल बोल रहा है, जो मैं पिछले 1-2 महीने से कह रहा हूं, उसके पहले से भी यही बात कह रहा हूं मैं, 1-2 महीने से तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे कहना शुरू करा है, चाणक्य डायलॉग्स पे। नोबडी हैज अ प्लान, इवन शहबाज शरीफ डज नॉट हैव अ प्लान। इनका सिर्फ ये प्लान है कि आज इससे भीख मांगी, कल किससे मांगनी है, फिर परसों किससे मांगनी है, फिर पहला वाला भूल जाएगा कि उसने भीख दी थी, फिर इसको घेर लेंगे हम लोग। इनका यही प्लान है। इमरान खान के भी सबसे बड़ा मांगता तो इमरान खान ही है, वो बचपन से मांग रहा है। उसने जो अस्पताल बनाया मांग मांग के बनाया, शौकत खानम, उसने अपनी जेब से पैसा थोड़ा ना डाला, वो मांगने का एक्सपर्ट है। ये सब पाकिस्तानी मांगने वाले हैं। ये इन्होंने मांग मांग के इन्होंने दुनिया में एक नया जॉब प्रोफाइल बना दिया। ठीक है, एक नया जॉब प्रोफाइल इन्होंने बना दिया। और
कि मांगना भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है। ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखो, तुम लोग कहते हो ना कि एमबीए होता है, तुम लोग कहते हो वकील बनो, आईएएस आईपीएस बनो, तुम कहते हो कि इंजीनियरिंग है, या तुम कहते हो कि समबडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर और रॉकेट साइंटिस्ट, ये तो है ही। पर पाकिस्तानियों ने दुनिया को बताया कि मांगना भी एक स्किल सेट है यार। अब इसके पाकिस्तान में कोर्स चलेंगे, मैं बता रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एमए टाइप के, ठीक है। ये मांगना सिखा रहे हैं लोगों को, ये इसीलिए तो कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सिस्टमिक चेंजेस चाहिए। आपकी जो इकोनॉमी सिर्फ करप्शन की वजह से गड्ढे में नहीं जा रही, आपको आती ही नहीं है चलानी, आपको इकोनॉमी नहीं आती चलानी जब तक आप वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे, सिस्टमिक चेंजेस नहीं करेंगे। आपको इनको कल आईएमएफ अगर पैसा दे दे, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि आईएमएफ पैसा दे देगा, फिर थोड़ा चीन दे देगा, फिर सऊदी अरेबिया दे देगा, फिर अमेरिका दे देगा, फिर यूएई दे देगा, तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। अरे क्या दे देगा पे गाड़ी थोड़ा चलती है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम लोग ना पेट पे पत्थर बांधेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, 18 घंटे काम करेंगे और अपने मुल्क को ऊपर बढ़ा लेंगे। कोई पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। ये सब कह रहा है कि पहले आईएमएफ दे देगा, फिर ये दे देगा, फिर ये दे देगा। पूरा मुल्क देने लेने में है। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो 2 मिनट के लिए शाहरुख खान बन गए, हकलाने लगे, किरण, इस टाइप का उन्होंने कर दिया मामला। गलती से भारत को दोस्त बोल दिया, फिर नेबर बोल दिया, फिर एम्बैरेस हो गए। मैं बोल नहीं रहा था बिल्लो लेडी संगीत में गया था, याद है मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बोला था कि लेडी संगीत में पहुंचा था। हाँ, बिल्लो कह रहा है वुमेन इन इस्लाम कॉन्फ्रेंस एंड कमेमोरेशन ऑफ द फर्स्ट इस्लामोफोबिया डे। ये कह रहा है यार कि जब भी कश्मीर का मामला, आप ये जरा वीडियो देखिए, मतलब वीडियो सुनिए जरा, ये बिल्लो ने क्या बोला है, और बिल्लो की फोटो लगी रहेगी, वीडियो नहीं चलाएंगे, बिल्लो की आवाज सुनिए आप। Whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within our neighboring countries. सुना आपने बिल्लो रानी क्या बोल रही है? तो बिल्लो रानी ने गलती से पहले इंडिया को फ्रेंड बोल दिया, फिर गलती से बोला कि नहीं फ्रेंड नहीं, नेबर। इस तरीके से बिल्लो ने बात आगे बढ़ाई है। क्यों बोल रहा है? इससे गलती नहीं हुई। अब पाकिस्तान सबसे मांग चुका है छोड़ के इंडिया। इन्होंने नाइजीरिया से भी मांग लिया होगा, जाम्बिया से भी मांग लिया होगा, मेडागास्कर से भी मांग लिया होगा। मुझे नहीं पता मांगा कि नहीं मांगा, बट आई एम श्योर इन्होंने चिट्ठी तो भेजी होगी कि यार कुछ तो दे दो हमें यार। इन्होंने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, उनसे एम्बुलेंस मांग ली थी इन्होंने, तो ये किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हमने गलती से दोस्त कह दिया या भारत को, तो कुछ ये इशारा कर रहा है बिल्लो। ये बिल्लो के इशारे हैं, समझो, इशारों में बात कर रहा है बिल्लो। कह रहा है कि यार कुछ हो तो दे दो। आखिरी खबर जो है वो भी पाकिस्तान से है कि ये कह रहा है कि इस्लामोफोबिया, बिलावल वॉर्न्स अगेंस्ट अंडररेटिंग एंगर कॉज्ड बाय इस्लामोफोबिया, ठीक है। पाकिस्तान ने ना, मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान ने वेपनाइजेशन ऑफ इस्लाम तो करा है, इस्लाम को हथियार तो बनाया है। पाकिस्तान ने कमोडिफिकेशन ऑफ इस्लाम भी करा है, इस्लाम को एक कमोडिटी की तरह बेचा है इन लोगों ने। पहले इन्होंने इस्लाम को अमेरिकनों के हाथ बेचा। पहली बार जब इस्लाम बेचा ना इन्होंने बोला कि हम जिहाद लड़ेंगे, तो अफगानिस्तान में घुसे 79-89 के बीच में रूस के खिलाफ, इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जब मुजाहिदीन बनाए, तब फिर इन्होंने एक बार इस्लाम बेचा। तो ये अलग अलग सूरतों में इस्लाम को बेचना। अब लेटेस्ट क्या हो रहा है कि अब दुनिया खरीद नहीं रही, अब इन्होंने इस्लामोफोबिया को लेके इस्लाम को बेच रहे हैं। एंड इट इज सो सैड एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट, दे आर कमोडिफाइंग अ रिलीजन, कि किसी तरीके से हमें कहीं से पैसे मिल जाए। अब इस्लामोफोबिया आप देखिए, सऊदी अरब वाले इस्लामोफोबिया की बात नहीं कर रहे, बांग्लादेशी इस्लामोफोबिया की बात नहीं कर रहे, इस्लामिक मुल्क है। मलेशियंस इस्लामोफोबिया की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इंडोनेशियंस सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, वो बात नहीं कर रहा। यूएई बात नहीं कर रहा। सोमालिया जो इतना गरीब मुल्क है वो बात नहीं कर रहा। यमन जो बिल्कुल बर्बाद हो गया वो बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी, ओनली लाहौरी चूरन, सिर्फ और सिर्फ लाहौरी चूरन दोस्तों, जो कि इस्लाम को एक कमोडिटी, एक चीज बना के बेचेगा, मार्केट में लाएगा, क्योंकि पैसे फिर कहीं से भी मिले। ये वही मुल्क है जिसने बोला था कि प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ तुमने बात करी है तो मुल्क में आग लगा देंगे, ये कर देंगे। फ्रांस की बात कर रहा हूं, चार्ली हेब्डो वाले कार्टून्स, इन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट करा, तहरीक लब्बैक, और उसी फ्रांस से जिसके एम्बेसडर को निकालने की बात कर रहे थे, वो तो फिर किसी ने बोला कि फ्रांस का एम्बेसडर है ही नहीं, बेवकूफों, तुम निकाल किसको रहे हो। पर जब तक पाकिस्तानी लाहौरी तो लाहौरी हैं, तब तक वो आधा लाहौर जला चुके थे अपना।
तोड़ फाड़ चुके थे, बसों में आग लगा दी, पता नहीं क्या क्या बकवास नहीं करी इन लोगों ने। लेकिन यही फ्रांस को जो निकाल रहे थे ना, कि फ्रांस को निकालो, और कोई कह रहा था कि बम मार दो, एटम बम मार दो, और हम कभी ये कबूल नहीं है हमें कि हमारे नबी के खिलाफ ये बात करी है, उनके खाके बनाए हैं, गुस्ताखाना खाके बनाए, ये सब ये इन्होंने लंबी चौड़ी बात करी पाकिस्तानियों ने। आप सबने देखा ना, तहरीक लब्बैक सड़क पे आ गया, सारे पाकिस्तानी मुंह से झाग निकल रहा है इनके गुस्से के मारे कि ये कर देंगे। फ्रांस ने बोला यार सुनो दोगलों, एक बात सुनो, ये लो $325 मिलियन का चेक लो, $325 मिलियन का चेक। सारे पाकिस्तानी जिल्ले लाही जिल्ले लाही जिल्ले लाही, आए जिल्ले लाही, पधारे हैं, बैठे हैं, बताइए क्या शरबत लाए, रूह अफजा लाए आपके लिए। अजब तेरी माया अजब तेरे खेल, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल। दिस इज हाउ इट इज। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।